हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चनों की और नोट्स के साथ एमसी क्वेश्चन की बात करेंगे। आपकी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे रीट परी में आने वाली हिंदी संबंधी भाषा शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे कि शिक्षण विधियां में कौन कौन से वैज्ञानिक क्या क्या विधि बताई है और उन विधियों को कैसे क्या प्रयोग करना है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो का एंड तक जरूर बने रहें। आज अपन जानेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में। तो अपन आगे बढ़ते हैं, शिक्षण विधियों के बारे में देखते हैं कौन कौन से शिक्षण विधियों। तो आज अपन जानेंगे भाषा संसर्ग विधि, उसी प्रकार देखेंगे भाई प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सैनिक विधि क्या होती है और वही होता है आपकी समवाय विधि क्या होता है, लंबी विधि क्या होता है। इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप वीडियो तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, अपन जानते हैं भाषा एवं शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन भाषा शिक्षण विधियों की। तो उसमें सबसे पहले आएगा भाषा संसर्ग विधि। यानी भाषा संसर्ग विधि में भाषा संसर्ग का व्याकरण शिक्षण वह विधि है जिसमें भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। भाषा वह जो है जिसके अंदर व्याकरण का भी ज्ञान दिया, मतलब पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है, उसे भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। इस विधि में व्याकरण होती है स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। व्याकरण को कभी स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये विधि व्यवहारिक व्याकरण पर बल देती है। ये विधि जो होती है मतलब व्याकरण पर बल देती है, सैद्धांतिक व्याकरण की आलोचना करती है। यानी भाई कोई भी, जैसे आप इसमें देखा है, कोई भी पाठ जो होगा भाषा जो शिक्षण विधियों के अंदर भी बताया कि व्याकरण जो होती है स्वतंत्र विषय के रूप में होती है। इन्होंने बताया जो इस विधि में बताया व्याकरण जो होती है स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता और सैद्धांतिक व्याकरण की आलोचना करती है। इस विधि में प्रसंगानुकूलक व्याकरण सिखाया जाता है। इस विधि में सफलता हेतु रचनाकारों की रचनाओं का शामिल किया जाता है। भाषा एक बहुत अच्छी अधिकार हैं जिनका भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, इस विधि के दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। तो इस विधि में क्रमबद्ध व्याकरण, इस विधि जो होती है इसमें क्रमबद्ध व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता है यानी, और इसको न किसी पाठ के आधार पर समझाया जाता है। व्याकरण के आधार स्वतंत्र रूप से नहीं समझाया जा सकता है। बालक सीमित ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा इसकी सफलता है तो एक अनुभवी शिक्षक की, यानी मतलब किसी भी व्याकरण की जो अपन व्याख्या करता है तो उसमें एक अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में होना संभव है। यानी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, शिक्षक को प्रत्येक क्षेत्र में होना संभव है। जब जानते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में बताया प्रवर्तक प्रो बेकिल ने 1901 में फ्रांस में पुस्तक ए प्रोज टू संस्कृत। दूसरी विधि आती है आपके प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में बताया कि प्रवर्तक जो है वो प्रोफेसर बोकिल के 1901 फ्रांस में पुस्तक थी, उसमें पुस्तक का नाम था आपके अप्रोच टू संस्कृत। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आज अपन पूरे नोट्स के साथ एमसी क्वेश्चन की बात करेंगे जो रीट परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितनी तैयारी आप रीट परी की करोगे उतनी तैयारी आपके मजबूत रीट मेंस की होगी, क्योंकि जितना आपके शिक्षण विधियाँ जो रिलेटेड टॉपिक दे रखा है उसमें 30 नंबर की हिंदी शिक्षण विधियाँ आएंगी। तो हिंदी का आपकी हिंदी आएगी 30 नंबर के, तो उसमें शिक्षण विद्या का जो टॉपिक रहेगा वो आपके 15 आएंगे, 15 नंबर का आपकी शिक्षण विधियाँ रहेगी। तो अपन ने सबसे पहले भाषा संसर्ग विधि की बात कर ली और अब जानेंगे अपन प्रत्यक्ष विधि की। तो उसमें अपन देखेंगे इसके जो प्रवर्तक हैं प्रोफेसर बोकिल ने 1901 में फ्रांस में, यानी इसके जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें प्रोफेसर बोकिल ने 1901 में फ्रांस में पुस्तक थी इनकी अप्रोच टू संस्कृत, और इनके जो सहयोगी थे वो आपके डोगिन थे। नेक्स्ट जानते हैं भारत में जो बताया था वो भारत ने बताया टिम्बिंग में बंगाल में, येटरस के मद्रास में, फ्रेजर के ने मुंबई में। इस विधि का उद्देश्य एक बालक को नई भाषा, यानी इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य एक बालक को नई भाषा का ज्ञान करवाना। इनका मुख्य उद्देश्य वो होता है इन बालक के नई भाषा का ज्ञान करवाना। इस विधि को नई भाषा का ज्ञान मातृभाषा की तरह करवाया जाता है, अतः मातृभाषा का प्रयोग वर्जित नहीं है। इस विधि में बालक को मौखिक रूप से नई भाषा सिखाया जाता है। इन बालकों को जो होता है मौखिक रूप से नई भाषा सिखाई जाती है। बालक की आवश्यकता अनुसार के वाक्य नई भाषा में बुलवाए जाते हैं। प्रोफेसर बोकिल ने अपनी पुस्तक अप्रोच टू संस्कृत में लिखा है कि हिंदी या संस्कृत सिखाने की है
उत्तम विधि है, यानी आपके हिंदी भी यानी आपके दोनों के लिए महत्वपूर्ण विधि है। आपके ये प्रत्यक्ष विधि ये आपकी हिंदी में भी आती है और संस्कृत में आती है, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर बताइए, बालक की आवश्यकता अनुसार वाक्य की नई भाषा में बुलाए जाते हैं। प्रोकिल ने अपनी पुस्तक अप्रोच टू संस्कृत में ये दोनों के लिए उत्तम बताई है। और इसमें दोष बताए, इन प्रत्यक्ष विधि के दोष के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि के कौन कौन से दोष हैं। यह विधि केवल बोलने और सुनने पर बल देती है। यह विधि केवल अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस विधि में जो होते हैं अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है, और इसमें बताया था कि इसमें भी आपके अनुभवी शिक्षक की आवश्यक होती है। फिर बताया कि नेक्स्ट अपन बात करेंगे सैनिक विधि की। सैनिक विधि में बताया इस विधि का जो प्रयोग है सर्वप्रथम दूसरे विश्व युद्ध के अमेरिका में किया जाता है। इस विद्यालय में प्रवेश इसका प्रयोग बालक के उच्चारण सुधार हेतु किया जाता है। इन बालक विद्यालय प्रवेश के में इसका प्रयोग बालक के उच्चारण के सुधार हेतु किया जाता है। इन बालक के उच्चारण सुधार हेतु जो उपयोग किया जाता है बालक के इस विद्यालय प्रवेश में इसका प्रयोग बालक के उच्चारण सुधार हेतु प्रयोग में किया जाता है। जब एक बालक पाठ सिखाने के उपरांत कुछ शब्दों के अशुद्ध बोलता है, कुछ मतलब अशुद्ध बोलता है, तो उन शब्दों के शुद्ध रूप को आदर्श पाठ के रूप में रिकॉर्ड करके पढ़ने के लिए दिया जाता है। यानी जो बच्चा आपके अशुद्ध रूप बोलता है तो उन शुद्ध बोलने के लिए एक आदर्श रूप में रिकॉर्ड करके पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस विधि में कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि यह विधि सुनने और बोलने पर बल देती है। यानी ये विधि कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, इस विधि में सुनने और बोलने पर बल देती है। यानी ये विधि जो होती है आपकी सुनने पर और बोलने पर बल देती है। इसे बताया समवाय विधि। उपनाम होता है सहयोग प्रणाली। समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है साथ का भाव। प्रवर्तक हर्बर्ट। समवाय विधि में 2 प्रकरण एक साथ सिखाए जाते हैं। इस विधि में बताया कि 2 प्रकरण जो होता है आपके एक साथ सिखाए जाते हैं। इनका उपयोग सहयोग प्रणाली के जो समवाय का शाब्दिक अर्थ है साथ का भाव, और इसका अर्थ है हर्बर्ट। यानी समवाय विधि में आपके अपन जानेंगे, वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन ने सबसे पहले भाषा संसर्ग विधि की बात करी, फिर अपन ने प्रत्यक्ष विधि की बात की, फिर 3rd नंबर सैनिक विधि की बात की। अब अपन जानेंगे समवाय विधि। तो इसका उपनाम होता है सहयोग प्रणाली। समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है साथ का भाव। प्रवर्तक होता है आपके हर्बर्ट। इस समवाय विधि में 2 प्रकरण एक साथ सिखाए जाते हैं। समवाय विधि में बताया कि 2 प्रकरण जो होता है आपके एक साथ सिखाए जाते हैं। जैसे हिंदी में गद्य पाठ पढ़ाते हुए साथ में व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में समवाय विधि का श्रेष्ठ उदाहरण है। 2 प्रकार की होती है। लंबी समवाय विधि, किसी भी एक विषय को पढ़ाते हुए उसी विषय का दूसरा प्रकरण जोड़ दिया, यानी किसी एक विषय को पढ़ा रहे उसी के विषय में आप दूसरा प्रकरण जोड़ दिया जाए तो ये लंबी समवाय कहलाएगी। नेक्स्ट कबीर के दोहे पढ़ाते हुए रहीम के दोहे जोड़कर पढ़ाना। इन दूसरी इसमें बताया कि कबीर किसी एक विषय को पढ़ाते हुए उसी विषय का दूसरा प्रकरण भी जोड़कर पढ़ाना। इन किसी भी एक टॉपिक पढ़ाकर दूसरे टॉपिक को भी उसके अंदर जोड़ देते हैं तो उसमें एक लंबी समवाय विधि होती है। कबीर के दोहे पढ़ाते हुए रहीम के दोहे भी जोड़कर पढ़ाना। आगे देखते हैं क्षैतिज समवाय। एक विषय में कुछ सिखाते समय आवश्यकता के अनुसार दूसरा विषय जोड़कर सिखाना। मतलब एक विषय को सिखाते समय आवश्यकता के अनुसार दूसरा विषय में जोड़कर फिर सिखाना। हिंदी के साथ इतिहास विषय का जो विषय के अनुसार जो सिखाया जाता है वो आपके क्षैतिज समय होता है। और लंबे समय में बताया है कि किसी एक विषय को पढ़ाते विषय दूसरा प्रकरण ही जोड़ा जाता है और इसमें क्षैतिज में आपके विषय जोड़ी जाती है। समवाय के सिद्धांत जो है इसमें बताया हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जॉन डिविने ने बताया सामंजस्य का सिद्धांत है। प्रोपेल ने बताया कि जीवन केंद्रण का सिद्धांत है। और गांधी जी ने बताया कि समवाय का सिद्धांत है। गांधी जी ने बताया कि समवाय का सिद्धांत है। प्रोपेल ने बताया जीवन केंद्र का सिद्धांत है। जॉन डिवी ने बताया सामाजिकरण का सिद्धांत है। हर्बर्ट ने बताया कि सहसंबंध का सिद्धांत है। नेक्स्ट अपन जानते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। प्रवर्तक इसमें रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है और उपनाम इसमें भंडारकर विधि है। दूसरी भाषा का ज्ञान करवाना व्याकरण अनुवाद है। दूसरी भाषा का व्याकरण रटाया जाता है, उसके बाद उसका अनुवाद सीखी हुई भाषा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट विधि अपन द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि में बताया प्रवर्तक डॉटसन है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य की भाषा का ज्ञान करवाना। इस विधि में नई भाषा का ज्ञान केवल शब्द अनुवाद में ही करवाया जाता है। श्रवण जो होते हैं मौखिक पक्ष के कार्य की विधि होती है। आगे जाता है प्रदर्शन विधि क्या होती है। प्रदर्शन विधि में बताया है कि पूर्व में दिखाना फिर सिखाना। प्रदर्शनी में किसी वस्तु को ज्ञान करवाते समय पहले से मूल रूप या प्रतिमान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शनी पहले से प्रदर्शित किया जाता है।
विषय वस्तु पर आश्रित होती है, विषय सवालों के सामने होती है, ये सक्रिय रूप से भाग लेती है। हिंदी में किसी भी घटना जीवन वर्णन करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन विधि बालक की तर्कहीन होती है अर्थात अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, विषय वस्तु पर कार्य करती है। अभी के अनुकेंद्रण विधि ये डॉक्टर प्रेसर ने सर्वप्रथम ऐसी मशीन का निर्माण किया जो बालक के मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि का कार्य करती है। प्रोफेसर ने माना कि बालकों की त्वरित प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए जिससे बालक के सीखने की गति में वृद्धि होती है। डॉक्टर प्रेसर के उदाहरण लिटिल पेट्रिशन और एंजल ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर प्रवर्तन ने 1954 में सहयोगी जेम्स होल्ड सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया। इसमें बताया रेखीय अभिक्रम अनुदेशन, दूसरा बताया इसमें शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा हो गया आपके अवरोही अभिकर्षण। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और आपके ये शिक्षण विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं। ये हिंदी से रिलेटेड शिक्षण विधियाँ हैं। हिंदी की शिक्षण विधियाँ और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ लगभग सेम ही हैं, तो आप इसमें पूरी शिक्षण विधियों की बात कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बची हुई शिक्षण विधि की बात करेंगे। धन्यवाद।